यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर के अंदर काम करती है तो आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, जिस गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो होता है, उसकी ड्रग प्रिवेंशन डिवीज़न ने एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा EOI लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उनके अंदर काम करके 315 जो गैप डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी सूची हम आपको थोड़ी देर में शेयर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर यानी कि DTEC स्थापित करके उनका संचालित करने का काम कर सकती है। और ये एक इनिशिएटिव है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन का। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किस डिपार्टमेंट की है, DTEC क्या होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो सेंटर आपको स्थापित करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलेगा, वो किस प्रकार से होगा और क्या क्या भूमिका आपकी रहेगी। और इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, किस माध्यम से करना है, कौन कर सकता है, सारे क्राइटेरिया पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये खास वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। DTEC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की फैसिलिटी होगी जहाँ पर ड्रग और सब्सटेंसेस अब्यूज़ से प्रभावित लोगों के लिए आपको काउंसलिंग करनी होगी, ट्रीटमेंट का सपोर्ट देना होगा, फॉलो अप करना होगा, उनको अवेयरनेस करनी होगी, प्रिवेंशन करना होगा और कम्युनिटी लेवल का इंटरवेंशन जो होता है, इस प्रकार की भूमिकाएं आपको यहाँ पर निभानी होंगी। यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई काउंसलिंग का सेंटर है, इसके अंदर आपको मेडिकल काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी आउटरीच चारों कंपोनेंट की अहम भूमिका रहेगी और चारों ही कंपोनेंट के अंदर आपको बखूबी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास IRCA या फिर डी एडिक्शन सेंटर वो चला रही है तो उसकी एलिजिबिलिटी को नोटिस में स्पेसिफिकली कंसीडर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि सिर्फ NGO का रजिस्ट्रेशन होना या फिर आपका सामान्य सोशल वेलफेयर का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। आपके पास जो है डी एडिक्शन ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना यहाँ पर अनिवार्य है और इसी प्रकार के जो भी इससे संबंधित एक्सपीरियंस के दस्तावेज होंगे वो आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। इसके लिए अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एलिजिबिलिटी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस को आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। यदि आपका एक्सपीरियंस इसके क्राइटेरिया से मैच करता है तभी आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहता है सर कि क्या ये प्रोजेक्ट पैन इंडिया के लिए? नहीं दोस्तों, ये मल्टीपल लोकेशन के लिए है, लेकिन पैन इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट को हम नहीं कह सकते। 315 ऐसे गैप डिस्ट्रिक्ट हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर जो है सरकार चाहती है कि डी एडिक्शन सेंटर जो होते हैं उनकी स्थापना की जाए और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये चेक करना ज़रूरी भी है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर DTEC इस्टेब्लिश करना भी है, वो प्री डिस्क्राइब जो लिस्ट है उसके अंदर मेंशन है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले से IRCA या DTEC चल रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट की भी पोजीशन चेक करनी होगी। यानी केवल ये नहीं देखना है कि डिस्ट्रिक्ट में नाम है या नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की एग्जिस्टिंग जो डी एडिक्शन फैसिलिटी है और लोकल रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको यहाँ पर चेक करना होगा। अब जो दूसरी ज़रूरी चीज़ आती है वो ये आती है दोस्तों कि बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी। नॉर्मल जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं हर एक प्रोग्राम की। अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है कि DTEC के लिए एक्सेसिबल लोकेशन होनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड आपकी जो है प्रेमिसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जो है जो जेड लेवल के एरिया आता है या फिर आप कहीं किसी गांव के अंदर इस सेंटर को स्थापित करें, नहीं। यदि आप 15 पेशेंट की कैपेसिटी का सेंटर बनाना चाहते हैं तो मेट्रो एरिया के अंदर लगभग उसका 300 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए और यदि स्मॉल टाउन या विलेज है तो 4000 स्क्वायर फीट का उसका एरिया होना चाहिए। और यदि आप 30 पेशेंट की कैपेसिटी का बनाना चाहते हैं तो मेट्रो एरिया के अंदर आपका लगभग 4000 स्क्वायर फीट का और स्मॉल टाउन या विलेज है तो उसके अंदर 5000 स्क्वायर फीट का आपके
एरिया का प्रोविज़न है जो उस बिल्डिंग के लिए रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसके पास सुटेबल बिल्डिंग है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग होना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें होंगे फैसिलिटी डेवलप करी जाएंगी, उसकी कैपेसिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी। अब अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि जी सेंटर के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि जैसे हम SIDH पे भी कोई नॉर्मल सेंटर को रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ नॉर्म्स रखे गए हैं। आपके पास काउंसलिंग रूम होना चाहिए जहाँ इंडिविजुअल पर्सन की काउंसलिंग करी जा सके, ग्रुप थेरेपी या सेशन का एरिया होना चाहिए, उसके साथ साथ जो आपके पास रिक्रिएशन फैसिलिटी होनी चाहिए, फैमिली या फिर रीएजुकेटिव सेशन के लिए भी स्पेस होना चाहिए, वेटिंग एरिया, पेशेंट के रिकॉर्ड की स्टोरेज के लिए, मेडिसिन के स्टोरेज के लिए, और ड्रॉप इन फैसिलिटी और एक्टिविटी या फिर प्रोजेक्ट रूम जो है वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ आती है वो ये है कि मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड होती है एक सेंटर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर एक एनेक्चर के अंदर ही इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कुल जो है आपके पास 22 पोस्ट होंगी, उनका प्रोविज़न यहाँ पर है। इसके अंदर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, सपोर्टिव और मेडिकल दोनों को मिलाकर के यहाँ पर जो है 22 लोगों की रिक्रूटमेंट आपको करनी होगी। सबसे पहले यदि आप इस टेंडर की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। अलग अलग जितने भी लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उन 22 के अंदर किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी उनकी सबकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से जो मेडिकल टीम होगी, मेडिकल टीम के अंदर भी एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और 2 काउंसलर, सोशल वर्कर या फिर साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अनदर जो जिस पद की रिक्वायरमेंट होगी उस सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियल का। तो फाइनेंशियल के अंदर यहाँ पर नॉन एक्सपेंस जितना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के अंदर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के अंदर। जो इनिशियल सेटअप यदि आप 15 बेड के अनुसार करते हैं तो लगभग इसका जो है 3.25 लाख के आसपास का आपका प्रोविज़न यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा जो है आपको आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लिए 20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, यानी कि 3,45,000 रुपये का ऐसा खर्चा है जो आपका बार बार नहीं होने वाला है, वन टाइम जो कॉस्ट आती है। और उसके बाद जो एनुअल स्टाफ की कॉस्ट है वो आपको 45,12,000 रुपये समथिंग मिलेगी, और इसके साथ साथ जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सारा पूरा प्लान भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अदर ऑपरेशनल एक्सपेंस की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पर कंसीडर करे जाएंगे, और इनके लिए पूरे वर्ष के अंदर 13,02,000 रुपये का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। और प्रोग्राम या फिर एक्टिविटीज़ जो आप करेंगे उनके लिए भी एक स्पेशल खर्च दिया गया है 12,50,000 रुपये का। यानी कि टोटल यदि हम बात करें, यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर को लगाएंगे तो आपको जो है 70,64,000 रुपये का ग्रांट जो है प्रदान किया जाएगा, और यदि आप अर्बन एरिया के अंदर उसको लगाएंगे तो आपको 70,04,000 रुपये का यहाँ पर जो है धनराशि सहयोग के रूप में प्रदान करी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्राउंड लेवल पे करना होगा वो एक्टिविटीज़ हमने आपको पहले भी बताई है कि अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ करनी होगी, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होगी, और ड्रग डिपेंडेंट जो पर्सन है उनका ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट भी आपको देना होगा। इस तरह प्रकार से जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो आपको सारी ऑर्गेनाइज करवानी होंगी। मॉनिटरिंग के ऊपर यहाँ पर खास फोकस रखा गया है। मॉनिटरिंग के लिए इनका एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म भी है जो बना रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे जितने भी दस्तावेज है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड हो, अटेंडेंस हो, पेशेंट का रिकॉर्ड हो, एक्टिविटी का रिकॉर्ड हो, फाइनेंशियल का रिकॉर्ड हो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उनके हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो डीडैक की स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्री-डिस्क्राइब्ड सिस्टम के अनुसार की जाएगी, जिसमें स्किल ट्रेनिंग के लिए जो भी रिस्पेक्टिव मंत्रालय है वो प्रोविज़न करेगा। और मैन पावर को अपॉइंट करते समय सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि उनके रोल की स्टेबिलिटी जो होगी और ट्रेनिंग रेडीनेस भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उन पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी क्या है ये आपको डिफाइन करना होगा, फिर आपके पास कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है ये आपको क्रॉस चेक करना होगा, फिर आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट गैप स्टडी जो है उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट लाई करता है या नहीं करता। जो बिल्डिंग का क्राइटेरिया इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है या नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो उसके अनुसार है या नहीं है, और जो 22 लोगों की मैन पावर आपको अरेंज करनी है उसके लिए सूटेबल मैन पावर आप अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और डिपार्टमेंट से जब पैसा मिलेगा वो तब मिलेगा, उससे पहले आपके पास क्या इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को रन कर सकें। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो
ज़्यादा रिलेवेंट है, जिनके पास डी एडिक्शन फील्ड का एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और क्वालिफाइड मैन पावर भी है। यदि आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके लिए ये एक चैलेंजेबल चीज़ हो सकती है। यदि हम आखिरी डेट की बात करें तो लास्ट डेट अभी तक कोई बताई नहीं गई है दोस्तों, सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि ये आपको ई अनुदान के पोर्टल पर सबमिट करना है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इको मार्ट के साथ। धन्यवाद।